नमस्कार दोस्तों। एप्टेड एजुटेक के करियर टॉक इस सेगमेंट में मैं प्राध्यापक धीरज बोने आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी और समाज को एक समुपदेशन मिले, मार्गदर्शन मिले, इस उद्देश्य से हमने करियर टॉक इस सीरीज़ की यहाँ पे शुरुआत की है। आज की श्रृंखला में हमारे बीच यहाँ पे मौजूद है पी.आर. पोटे इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज के एमबीए डिपार्टमेंट में कार्यरत डॉक्टर सचिन राउत सर, जो कि एमबीए डिपार्टमेंट में पिछले कई सालों से कार्यरत है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के माध्यम से हज़ारों विद्यार्थियों को उन्होंने चयनित किया है और साथ ही इंटरव्यू स्किल्स हो गया, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गया, मोटिवेशनल सेशन हो गया, ऐसे माध्यमों से वो हमेशा यहाँ पे सक्रिय रहते हैं। तो सबसे पहले एप्टेड एजुटेक करियर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए आपका बहुत बहुत जी सर। सर, आप एमबीए डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि आज के वर्तमान परिस्थिति में एमबीए करने के बाद क्या क्या करियर के अपॉर्चुनिटी जो है ये उपलब्ध होते हैं? देखिए, ऐसा है, मैनेजमेंट कोई भी कंपनी चलानी हो तो मैनेजमेंट ऑब्वियसली उसका कोर पार्ट होता है। और मैनेजमेंट के अलग अलग पहलू है। मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, इसमें और अभी नई नई चीज़ें और भी आ रही है, जैसे कि एनालिटिक्स आ गया। तो अभी ये सारी की सारी फील्ड स्पेशलाइज्ड हो गई है। सो जो स्किल्स यहाँ पे लगती है एमबीए में, वो सारी स्किल्स, उससे रिलेटेड सारा नॉलेज वो इम्पार्ट किया जाता है। तो एमबीए का दायरा है वो बढ़ते ही जा रहा है। तो अगर आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई भी फील्ड का कोई बंदा हो, इफ़ यू आर फ्रॉम आर्ट फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, इंजीनियरिंग फैकल्टी, कोई भी फील्ड का बंदा हो वो इसमें करियर कर सकता है। और जैसे मैंने कहा कि उसके फिर चॉइस के हिसाब से ही कैन चूज़ एनी फील्ड, और उसमें फिर वो अपनी मेहनत से फिर बहुत आगे बढ़ सकता है। सर, इसमें एमबीए के लिए जो स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, सभी तरह के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। राइट। क्या इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि एक आधा स्टूडेंट आर्ट्स लेके एमबीए में आ रहा है, इंजीनियरिंग लेके एमबीए में आ रहा है, कॉमर्स लेके एमबीए में आ रहा है, तो उनके लर्निंग रिसेप्टिविटी में कुछ फ़र्क पड़ता है? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो हो सकता है कि कोई आर्ट फैकल्टी से आ रहा हो तो उसको अकाउंट्स का अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो ही माइट फाइंड इट अ बिट डिफ़िकल्ट, लेकिन उस लेवल पे आके बच्चे कोप अप करना भी सीख जाते हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इनिशियली थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन बच्चों में वो काबिलियत है, आजकल के बच्चों में ज़्यादा ही है, उनमें अडॉप्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है और सीखने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत बच्चों में आती है। और करियर को चूज़ करते हैं एमबीए की खासियत ये भी है कि क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, साइंस का भी सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग का भी सब्जेक्ट है, आर्ट्स का भी सब्जेक्ट है, कॉमर्स का भी सब्जेक्ट है। तो जब सारे फैकल्टी के सब्जेक्ट्स आप सीख रहे हो तो एक उसका मज़ा भी एक अलग है कि आप अपने सब्जेक्ट भी सीख रहे हो जो आपका कोर डोमेन रहा है अभी तक, मतलब जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं करते तब तक करते हो तब तक, और उसके बाद में फिर अलग अलग डोमेन की बातें भी सीखते हो। तो एक्चुअली वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सर, इसमें अभी एमबीए में वेरियस ब्रांचेस होते हैं, तो अभी वर्तमान परिस्थिति को देखें, करंट सिनारियो को, तो एमबीए में ऐसे कौन से ब्रांच या स्ट्रीम को लिया जाए जिसको काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, और नए कौन कौन से ट्रेंड एमबीए में शुरू हुए हैं रिसेंटली? ओके, इसमें कैसा है कि अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी का देखो, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है 6 to 7% कंसिस्टेंटली फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स। तो स्कोप देखा जाए तो हर फील्ड में है, लेकिन कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस तरह से अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा स्कोप आपको देखने को मिलेगा मार्केटिंग में, उसके बाद फाइनेंस, और बाकी अब आजकल लॉजिस्टिक भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। इवन सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक इसमें भी स्पेशलाइजेशन ऑफर करते काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गया है। अमरावती यूनिवर्सिटी में अभी हुआ नहीं है, आगे चल के आ जाएगा। तो मार्केटिंग ऐसा एरिया है, अगर आप हमारे कॉलेज का भी अगर इस साल का प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो उसमें जो मोस्टली जो कंपनीज आई है दे ऑफर्ड स्टूडेंट्स दी मार्केटिंग जॉब्स। तो अगर करियर की अपॉर्चुनिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा स्कोप है, फॉलोड बाय फाइनेंस। एचआर में भी काफ़ी कंपनियां आती है, लेकिन रिलेटिवली जो नंबर रिसेंटली आ रहा है वो थोड़े कम है, लेकिन थोड़ा सा सिक्लिकल एस्पेक्ट भी होता है उसके अंदर। तो जिस वजह से और क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्रीज रोटेशन भी चल जाती है, मतलब थोड़ा सिक्लिकल एस्पेक्ट वहाँ पे भी होता है। अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल थोड़े
मंदी में चल रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे रिक्रूटमेंट थोड़ा फाइनेंस का कम होगा, लेकिन वो पिक करते हैं तो वहाँ से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मार्केटिंग का हमने ट्रेंड देखा है वो कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड है, तो सबसे ज़्यादा अगर आप स्कोप देखोगे तो आजकल मार्केटिंग में ज़्यादा है। और जो जैसे आपने सेकंड सवाल ये भी पूछा था कि नए नए कौन सी चीज़ें आ रही हैं, तो जैसे अमरावती में लास्ट ईयर से एनालिटिक्स ये स्पेशलाइजेशन चालू किया है। एनालिटिक्स इज सच ए पार्ट कि जो हर फील्ड में आपको लगता है, आप मार्केटिंग में है, फाइनेंस में है, एचआर में है, इवन इन लॉजिस्टिक्स, एनालिटिक्स आपको हर जगह लगेगा ही लगेगा, राइट। सो दैट इज़ वन एरिया वेर आई फील देयर इज़ गोइंग टू बी ट्रिमेंडस स्कोप। अपने यूनिवर्सिटी में उसको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है, बाकी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी है वो। और सप्लाई चेन ऐसा एरिया है जहाँ पे आगे चल के काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और जो रेस्ट ऑफ द जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो मैनेजमेंट स्टडीज़ को पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, तो इसमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है? और दूसरा सर, जैसे स्टेट लेवल में एमबीए के लिए सीईटी जो है वो मैंडेटरी होती है, तो इसका क्या इम्पैक्ट गिरा मतलब एडमिशन प्रोसेस के ऊपर? थोड़ा उसके बारे में बताइए। मतलब क्वालिटी क्राउड हमें मिलता है, फ़िल्टर होके मिलता है, या फिर इस प्रोसेस से थोड़ा और डिफ़िकल्ट जा रहा है एडमिशन लेना जो पहले डायरेक्टली हो जाते थे? तो क्या लगता है आपको इस बारे में? नहीं, सीईटी तो काफ़ी सालों से है। पहले भी जो प्रोसेस होता था काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होता था। व्हेन आई डिड माय एमबीए इवन वी हैड टू अपियर फॉर सीईटी, बट द प्रोसेस यूज्ड टू बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब तब हमारा सीईटी भी होता था, वो स्कोर देखा जाता था, फिर जीडी होता था, फिर पीआई भी होता था, कंबाइंड स्कोर का फिर टोटल स्कोर बन के फिर मेरिट लिस्ट लगती थी। अभी सीईटी के स्कोर के बेसिस पे ही मोस्टली मेरिट लिस्ट लगती है। तो ये प्रोसेस तो पहले से होते आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि देखिए अगर एमबीए में आ रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि आप में वो एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड द बिजनेस, और उसको बिजनेस को समझने के बाद में वो एनालिटिक्स का पार्ट आ ही जाता है उसके अंदर। तो सीईटी के अंदर वही सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली जो आपकी ये मेंटल एबिलिटी वगैरह चेक करते हैं, तो वो तो होना ही चाहिए। देयर हैज़ टू बी सम प्रोसेस थ्रू विच यू कैन क्राउड कैन बी फिल्टर्ड। ये लेकिन अभी हो ऐसा रहा है कि पहले ऐसा होता था कि स्कोर जो होते थे, अगर आपको 80-90 के आसपास सीईटी में मिलता था तो यूज टू गेट वेरी गुड कॉलेज। लेकिन आजकल 70, 80, 90 ये कॉमन हो गया है, तो मतलब जो कंपटीशन है वो अभी अच्छा बढ़ते जा रहा है। तो दैट इज़ गुड फॉर द इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, बिकॉज बच्चे जितना ज़्यादा मेहनत करके आते हैं उसमें फ़ायदा ये होता है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि वो अपने एक एबिलिटी ऑलरेडी थोड़ा सा क्रिएट करके आते हैं वहाँ पे। एक लेवल पे अगर आपने थोड़ा सा थ्रेशोल्ड बना दिया, वो पार करके अगर आप आते हो तो आपको आगे की चीज़ें भी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं जाती, थोड़ी सी आसान चली जाती है। तो वो सीईटी का तो होना तो बड़ा ज़रूरी है। तो मैं तो चाहूँगा कि जैसे पहले था जीडी और पीआई, वो भी उसके अंदर अगर ऐड करते हैं तो इट विल बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव, फिल्ट्रेशन भी अच्छे से हो पाएगा। स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूशंस है उनमें भी अभी हेल्दी कंपटीशन तो हर जगह चली रही है, तो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड थिंग दैट सीईटी वाज इंट्रोड्यूस्ड। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड लॉन्ग बैक, बट इट्स अ गुड थिंग। इट शुड बी इम्प्रूव्ड फर्दर, मतलब देयर शुड बी मोर लेयर्स टू इट दैन जस्ट अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अगर वो होता है तो और भी अच्छा होगा। तो सीईटी होनी चाहिए। दूसरी बात, एलिट इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं एमबीए करने के लिए इस वक्त देश में? तो आईएम्स तो है ही है, तो आईएम्स के लिए तो बेसिकली कैट वगैरह अपेयर करना पड़ता है आपको। लेकिन अगर महाराष्ट्र में भी देखो तो पहले जब हम एमबीए करते थे तो मोस्टली हमारा टारगेट मुंबई पूना होता था, जहाँ पे बजाज हो गया, वेलिंकर हो गया, सिडनैम हो गया। अब मुंबई में अगर आप देखो तो बहुत सारी अच्छे इंस्टीट्यूशंस है जहाँ से अगर आप करते हो तो आपका स्कोप का मतलब एक तरह से स्कोप इन द सेंस कि द काइंड ऑफ कंपनीज कम फॉर कैंपसेस ओवर देयर, दैट इज़ द एडवांटेज दैट एवरीबडी गेट्स। The kind of package that you get through the campus and the company that come to campuses is very good. लेकिन अभी वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऐसा भी हो रहा है कि बिकॉज कंपनीज आर एक्सपांडिंग देयर बिजनेसेस, तो फॉर रिक्रूटमेंट दे आर लुकिंग फॉर टीयर 2 सिटीज़ ऑल्सो। तो अभी मतलब वो स्कोप जो वहाँ पे होता था धीरे धीरे करके टीयर 2 सिटीज़ में भी अच्छा खासा हो गया एमबीए के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे, जैसे हमारा एग्जांपल देता हूँ उसके बेसिस पे आपको आइडिया आ जाएगा कि अब जो कंपनी यहाँ पे आ रही है, जैसे कि एयरटेल भी यहाँ पे आ रही है, इवन बजाज फिनसर्व केम हियर, सो माय फर्स्ट स्टूडेंट गॉट प्लेस इन बजाज फिनसर्व ऑल्सो। तो अभी वो दे आर लुकिंग एट टीयर 2 ऑल्सो, दे आर लुकिंग फॉर सर्चिंग फॉर टैलेंट इन दीज एरियाज बिकॉज दे आर एक्सपांडिंग इन दीज एरियाज। तो लोकल लेवल पे अगर उनको टैलेंट मिल जाता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी अच्छा रहता है और यहाँ के स्टूडेंट्स को भी उसके वजह से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है।
लेकिन ऑब्वियसली उसका फ़ायदा ये भी होता है कि ऑब्वियसली आपका यहाँ का भी जो लेवल है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बढ़ती आ रहा है। इससे बेसिक डिफरेंस कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। Now during our time and now also most of the students move from say tier 2 cities to say metro cities for higher education। तो यही बच्चा है वहाँ पे वो परफॉर्म करता है और अच्छी जगह लग जाता है। तो टैलेंट ऐसा नहीं है कि वहीं पे होता है, टैलेंट तो हर जगह है। जस्ट द क्वेश्चन कि हाउ मच एक्सपोजर यू आर गेटिंग, देयर स्टूडेंट्स गेट मोर एक्सपोजर, हियर यू आर गेटिंग लिटरली लेस एक्सपोजर। लेकिन अगर अमरावती का भी ये डेमोग्राफी के हिसाब से अमरावती को भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी MIDC जो है काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी यहाँ पे आ रही है। तो ये बाजू में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है उसका एजुकेशन के ऊपर भी उतना ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस वजह से भी एजुकेशन सेक्टर को अच्छा एक क्या कहेंगे उसको एक बूस्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से उसका स्टैंडर्ड ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है। सर आप ट्रेनिंग प्लेसमेंट को लीड करते हैं कॉलेजेस में, वेरियस इंस्टीट्यूशन नहीं, में आई आप? लुक आफ्टर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन। जी, ट्रेनिंग तो मैं थोड़ा सपोर्टिंग होता हूँ, SIPO अगर मैं देखता हूँ। ओके ओके। सर फिर भी आपका काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, फिर भी एक जनरलाइज मैं पूछना चाहूँगा सर, आज के डेट में प्लेसमेंट के लिए किसी भी फील्ड के स्टूडेंट में किस तरीके के स्किल्स होने चाहिए, किस तरीके की एडेप्टेबिलिटीज़ होनी चाहिए? एडोप्टिबिलिटी का पहले मैं आई टेक दिस पर्टिकुलर पॉइंट देन आई कम टू स्किल्स। एडोप्टिबिलिटी मतलब ऐसे कई बार ऐसा होता है कि यू ऑफर पर्टिकुलर डोमेन, से फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू स्पेशलाइज इन फाइनेंस, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नॉट मेनी कंपनीज कम टू द कैंपस ऑफरिंग यू जॉब इन फाइनेंशियल फील्ड। तो एडोप्टिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी देखना है कि भी आपको अल्टीमेटली कॉर्पोरेट ज्वाइन करना है। तो अगर आपके चॉइस का जॉब एग्जैक्टली अगर आपको नहीं मिलता है तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी एडोप्टेबिलिटी दिखानी पड़ती है। वंस यू गेट इनटू द कॉर्पोरेट देन यू कैन शो योर स्किल्स एंड अभी वहाँ पे हर किसी का ग्रूमिंग का भी एक हर कंपनी का प्लान होता है। तो इफ यू शो योर स्किल्स ओवर देयर द कंपनीज विल ऑफर यू क्या कहते हैं उसको अपॉर्चुनिटीज इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। तो एडोप्टिबिलिटी वो आपकी होनी चाहिए कि आप सिर्फ एक चीज़ को है कि मैंने ये किया तो मैं इसी को पकड़े रहूँगा, वो थोड़ा सा वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे दिखानी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि कैसा है, थिंग्स कीप चेंजिंग। जैसा है ना कि स्किल्स जो विच आर रिलेवेंट नाउ may not be relevant tomorrow, so that adaptability you'll have to show that if these things are not working, then I'll have to learn something new and then make myself what you say eligible for to the corporates। तो वो एक अडोप्ट मतलब यू हैव टू कीप लर्निंग, यू हैव टू कीप अडोप्टिंग फ्रॉम दैट वे ऑल्सो। अब स्किल्स की बात आती है तो सबसे रिलेवेंट स्किल तो हर कोई बोलता है कि आई वॉज रीडिंग report a couple of months ago that was published in Economic Times, wherein they had mentioned that 65 around 65 or around that was the figure of the HR executives say that at entry level, which means that when they are recruiting freshers, they look for communication as the most important skill, right? And then that is followed by other obviously skills। तो communication बहुत ही important है और फ्रैंकली स्पीकिंग विदर में वो थोड़ा सा हम लैगिंग है। और कम्युनिकेशन की बात थोड़ा आगे भी हम अगर बढ़ते हैं इन एवरीबडीज करियर, तो एज यू गो अप द कॉर्पोरेट हायरार्की दैट स्किल बिकम्स इवन मोर रिलेवेंट, मोर इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप हायर लेवल की बात करो तो वहाँ का भी जो सर्वे में जो फिगर आया था कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ दी HR managers had said that at higher level that particular skill, that is communication, becomes even more important। सो हम इस पे से तो एक जनरल कंक्लूजन तो यही निकाल सकते हैं कि कम्युनिकेशन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लेकिन कम्युनिकेशन में के भी अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। like we are talking, this is an interview, this is a different kind of communication। when you are dealing with a team, their dynamics will differ, correspondingly communication will also differ। when you are giving a presentation, then also communication has different aspects। so all these things the student should learn in MBA। this is what the first thing that every student should do, that he should improve his communication, understand the different types of communication, different dynamics of communication। if he works on these things, 50% of this work is done। फिर दूसरी स्किल जो मोस्टली देखी जाती है वो प्रोफेशनलिज्म में ही देखी है, यू शुड हैव द पेंशन फॉर डेडलाइंस। वो डेडलाइंस हमारे यहाँ थोड़ी सी आगे पीछे करो, थोड़ा सा चल जाता है हमारे यहाँ, लेकिन कॉर्पोरेट में वो नहीं चलता। फिर टीम वर्क भी है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यू शुड बी एबल टू वर्क विद people, you don't work in isolation in anywhere,
इन एनी इंस्टीट्यूशंस। कोई इंस्टीट्यूशन एक बंदे से बना नहीं होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर। तो ग्रुप डायनामिक्स, टीम वर्क, ये सारी भी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो ये भी स्किल्स है जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब एमबीए के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। सर आपके मैनेजमेंट गुरु कौन है? कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, बट एट पर्सनल लेवल किससे माई इंस्पायर्ड है? किसी का मैनेजमेंट माई हिस्ट्री अंकल से या माई फिर अंकल रिसेंट टाइम से किसी कोई पर्सनालिटी जिससे आप काफ़ी प्रभावित है कि इनका मैनेजमेंट काफ़ी सीखने योग्य है? मेरे अंकल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ही वॉज वेरी मेथोडिक इन हिज वर्क, एंड सिंपल थिंग्स बेसिकली। इवन आप कील भी ठोक रहे हो तो वहाँ पे भी वो थोड़ा सा अपना एक, वो कहते हैं कि हर चीज़ में एक मेथड होता है दैट नीड्स टू बी फॉलोड। सेकेंड थिंग, उनके थ्रू मैंने इतना कुछ सीखा है कि ही ऑलवेज यूज टू से कि यू शुड बिलीव इन कंप्लीट वर्क। मतलब आपने कील ठोक दिया, फिर वो टूल वहीं पे रख दिया, वो कचरा पड़ गया वैसे ही रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप काम कर रहे हो तो पूरा करिए। आपने कील लेनी है, ठोकनी है ठीक सही तरीके से, कचरा वचरा वो उसको भी साफ़ करना है और टूल्स को सही जगह पर रखना भी है। तो ही वॉज एट अ वेरी हायर पोजिशन इन इंडियन ऑयल टैंकिंग, रिटायर्ड कपल ऑफ ईयर्स अगो। सो वो एक ऐसे व्यक्ति है जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। प्लानिंग के बारे में फोरसाइट होनी चाहिए, किस तरह से कितनी एडवांस में थोड़ा सा प्लानिंग किस तरह से किया जा सकता है, मैन पावर कैसे हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें थी, उनसे मैंने आई गॉट इंस्पायर्ड बाय हिम अ लॉट। सर अगर आपको देश का एजुकेशनल मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आपके रिफॉर्म्स होंगे? क्या आपका एक्शन होगा देश के एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए? रिफॉर्म्स तो ऑलरेडी काफ़ी कुछ इनिशिएट हो चुके हैं। अभी जो मुद्दा है वो उन रिफॉर्म्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसे कि जो करंट गवर्नमेंट है उनका फोकस यही था, गवर्नेंस। ऐसा नहीं है कि पहले स्कीम्स नहीं हुआ करती थी, पहले भी स्कीम्स हुआ करती थी, अच्छी स्कीम्स हुआ करती थी, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन था जो सही नहीं था। तो अभी भी एनईपी इंट्रोड्यूस हो गई है, इट्स अ न्यू थिंग, वी आर गेटिंग एक्वेंटेड विद इट। उसका जो एग्जीक्यूशन पार्ट जो है, इट इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि उसमें अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपके पास चॉइस है कि आप साइकोलॉजी का सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। तो फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस पॉइंट ऑफ व्यू उस तरह से फ्रेमवर्क क्रिएट करना और स्टूडेंट जो चाहता है उसको वो देना और उस तरह का डिलीवरी मॉडल बनाना इज़ नॉट ईजी। तो उसके ऊपर काफ़ी इंस्टीट्यूशन अभी काम कर रहे हैं कि हाउ विल बी एबल टू डिलीवर ऑन दोज पैरामीटर। और दूसरी बात यह है कि आई ऑलवेज फील कि एजुकेशन हैज़ टू बी रिसर्च ड्रिवन। वो है भी, काफ़ी इंस्टीट्यूशन में काफ़ी अच्छे लेवल पे रिसर्च वगैरह अच्छे से होता है, बट अगर आप ज़रा अपने एरिया में देखो, विदर्भ एरिया में, सो दैट इज़ लैकिंग समवेयर। सो आई पर्सनली बिलीव दैट education today should be research driven, and not only from the faculty's point of view. Obviously it has been made mandatory, or rather the framework has been created in such a manner that students also get to do a lot of research while they are studying. So if we can create that kind of a framework where everybody, every stakeholder benefits through these kind of initiatives, then I believe वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा एक मेजर कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो नई चीज़ें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वाटर हैज़ बिन पुट इन प्लेस, वी जस्ट मेक श्योर दैट इट वर्क्स। हाँ, तो एग्जीक्यूशन इज़ समथिंग वेयर आई बिलीव अ लॉट नीड्स टू बी डन। सो उस एरिया में मैं कुछ करना चाहूँगा अगर मुझे कुछ करना हो तो। सर वेस्टर्न एजुकेशन या फॉरेन में जो शिक्षा पद्धति है उसमें की कौन सी चीज़ आप इंडिया में अडॉप्ट करना पसंद करेंगे? चाहे वो अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में जिस तरीके से टीचिंग है, एजुकेशन है, सिस्टम है, वर्क कल्चर है, तो उसमें का कौन सा चीज़ आपको अपीलिंग लगता है, आपको लगता है कि ये इंडिया में होना चाहिए? वर्क कल्चर, जो आपने लास्ट पॉइंट जो कहा, वर्क कल्चर थी। काफ़ी इंस्टीट्यूशन एक अच्छा फ्रेमवर्क क्रिएट कर देते हैं, दे क्रिएट द बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, बट व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ अ कल्चर, एज ए मेंशन वर्क कल्चर बोलेंगे उसको, this is the area where I believe most of the institutions in India are lacking. They are not able to create kind of work culture which is professional, which is research oriented, which is
व्हाट यू कैन से आउटपुट ओरिएंटेड, कि भी हमें इस तरह का आउटपुट निकालना है, राइट. एंड करस्पॉन्डिंगली they are taking steps. Most of the institutions are taking steps, but mostly they are taking them when it has been made mandatory. तो वॉलेंटरीली ऐसे कुछ काफ़ी इंस्टीट्यूशन देखने को नहीं मिलते कि जिन्होंने कुछ अपना एक बेंचमार्क सेट किया एंड ग्रेजुअली दे केप्ट इम्प्रूविंग ऑन दोज बेंचमार्क्स. तो मुझे लगता है, जो बेसिकली मुझे लगता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में या इंस्टीट्यूशंस में हमें देखने को मिलता है, दे आर कंसिस्टेंटली अपग्रेडिंग देमसेल्व्स. तो यहाँ पे आके अनलेस यू आर फोर्स टू डू समथिंग, यू डू नॉट डू एनीथिंग. तो मुझे लगता है कि वो वर्क कल्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है वेयर थिंग्स बिकम सेल्फ सस्टेनिंग, ताकि आपकी प्रोग्रेस हो कंसिस्टेंटली होते हैं, जिसकी वजह से आप अपना स्तर आगे बढ़ा सकते हैं. सर, आप एमबी डिपार्टमेंट में जब पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो आपको विदर्भ के स्पेशली जो विद्यार्थी हैं उनमें ऐसा क्या लैक लगता है, क्या कमी नज़र आती है कि इन्होंने ये बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म करना चाहिए बेटर करियर्स के लिए? 2-3 चीज़ें हैं. से फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दे आर नॉट क्लियर इन देयर माइंड व्हाट एग्जैक्टली they want to do. Now, if you interview during admission or once they have taken admission to MBA and ask them why you have chosen this particular field, so maybe 5 or 6 people will be able to tell with clarity, these are the reasons why I opted for MBA. तो वो एक है थोड़ा सा कि उनको थोड़ा सा मे बी वी आर लैकिंग समवेयर इन काउंसलिंग. दे शुड बी एबल टू काउंसल देम प्रॉपरली सो दैट दे नो एग्जैक्टली विच कोर्स टू ऑप्ट फॉर. वो एक एरिया है. दूसरा ऐसा है कि ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट एग्जिस्ट, टक लोड ऑफ टैलेंट इज देयर. काफ़ी ट्रिमेंडस पोटेंशियल है बच्चों में, लेकिन क्या है, जो एक पहला ही मुद्दा है, बिट डिसोरिएंटेड है. You need to channelize their energies in the right direction. They should remain focused. They should be clear कि okay, this is what I want to achieve. They have a number of distractions and they get distracted very easily. तो वो एक एरिया है जहाँ पे मैं चाहूँगा कि बच्चे थोड़ा फोकस करें. तो यहाँ पे बेसिकली you need to create an ecosystem also, which is such that when somebody comes into it, so automatically kind of he keeps, rather he focuses on channelizing his energies in building his own career. तो जो मैंने काफ़ी, आई गिव वन एग्जांपल, जैसे कि वंस माय कजिन, शी लिव्स इन सिंगापुर, शी केम विजिटिंग along with her, came her 2 kids also, and they were carrying this big magazine, not magazine, basically novels. So Sahil, he just started reading one novel, novel, and within 2 days he finished it. So I was aghast कि यार इतना मोटा 500-600 पेज वाला नावल उसने 2 दिन में कैसे पढ़ लिया. तो आई जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई आस्क्ड माय कजिन कि यार ये कैसा है, हाउ डिड यू बिल्ड दिस काइंड ऑफ हैबिट इन योर किड्स. तो शी सेड, आई डिडंट डू एनीथिंग, इट इज द स्कूल व्हिच डिड दिस. So she told me that in the school in which her kids had their schooling, they had one rule wherein they had one reading hour, and that reading hour was for everybody, from principal to the doorkeeper. During that particular reading hour, everybody had to take up one or the other book or anything, whether it's newspaper or a magazine or a textbook or whatever, and read. So this is how that reading habit inculcated in her kids. और वो उसके वजह से ऐसा है कि दे टुक अप रीडिंग जस्ट लाइक दैट एंड बिल्ड ऑन इट. तो मुद्दा ये है कि हमारे बच्चों में अगर वो आदतें हम इस तरह से क्रिएट करते हैं, जैसे कि वो वर्क कल्चर से भी जुड़ी हुई है, इफ यू कैन क्रिएट अ वर्क कल्चर इन द इंस्टीट्यूशंस through which this kind of atmosphere can be built, wherein when somebody enters it, automatically starts progressing on different parameters. तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे बच्चों ने फोकस करना चाहिए. और वैसे भी हमारे यहाँ बच्चे काफ़ी कम रीड करते हैं. MBA ने तो रोज़ इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना, दैट इज़ द बेसिक थिंग दैट दे शुड बी डूइंग, लेकिन हमारे बच्चे नहीं करते हैं. तो वो मुझे लगता है कि रीडिंग जो है मोस्टली बिजनेस रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल में भी विदर्भ रीजन के बच्चे थोड़ा लैक करते हैं, तो आपके क्या सजेशंस है सर कि किस तरीके से इसे ओवरकम किया जा सकता है? अगर मैं आपको यहाँ से लंदन ले जाऊँ और वहाँ पे 1 साल के लिए छोड़ दूँ तो क्या होगा?
पहले तो मैं लंदन जाऊंगा और वहाँ की थोड़ी भाषाएं हैं वो सीखने की कोशिश करूंगा, एब्सोल्युटली, इंटरेक्ट करूंगा लोगों से, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जानूंगा समझूंगा। तो ऑटोमेटिकली आप, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, करेक्ट। राइट? तो उससे मैं चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा इंस्टीट्यूट, द ओनस इज ऑन द इंस्टीट्यूशंस, दे नीड टू क्रिएट अ कल्चर, दे नीड टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर वेर इन व्हेन समबडी एंटर्स ऑटोमेटिकली अडॉप्ट्स एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव्स। तो जैसे मैं जब छोटा था तो नोबडी टॉट मी मराठी, everybody was speaking in Marathi, so I automatically got off with it. So that atmosphere, if you are able to create, automatically students will start speaking fluently. तो मराठी हुई ना, उसमें भी फ्लुएंटली बोलना मतलब ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में आप अच्छे से बोल पाओ, आप हिंदी भी अच्छे से बोल पाते हो, तो इट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन। आप इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं कि इवन वी फील लाइक लिसनिंग, अरे क्या बोल रहे धीरे से सुनिए, तो वो एक है। तो अगर आप, दूसरी बात ये है कि सी आई हैड माई स्कूलिंग इन मराठी मीडियम, आई कैन स्पीक रिलेटिवली फ्लुएंट इंग्लिश। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर आप तो बड़ा अच्छा इंग्लिश बोलते हो, तो आपका स्कूलिंग इंग्लिश में हुआ रहेगा? आई सेड नो, आई हैड माई स्कूलिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स, मराठी मीडियम। Then how did you learn so much? So I said कि I created an atmosphere around me. So I started reading English newspapers, I started reading English books, I started watching English movies, I started listening to English songs, and whenever I got an opportunity, I started communicating also. So this is how, if you can build atmosphere around yourself, you don't need somebody else to create that atmosphere, you can create that atmosphere for yourself. अगर उतना भी हम कर लेते हैं तो मुझे लगता है ऑटोमेटिकली हम काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये चीज़ ऐसी है कि जो अंदर से आनी चाहिए, यस आई नीड टू बी गुड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें लाइन अप हो जाती हैं। सर आप काफ़ी मतलब काफ़ी जानकार व्यक्ति है सोसाइटी के बारे में, एजुकेशन के बारे में। थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, रिफ़्रेशमेंट के लिए आप कौन सी चीज़ करना पसंद करते हैं? मूवीज़ देखना, घूमना, रीडिंग, सिंगिंग, कुछ और आपके क्या हॉबीज़ हैं? रिफ़्रेशमेंट के लिए आप क्या करते हो? एंटरटेनमेंट के लिए ऐसी स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली इज़ द बेस्ट एंटरटेनमेंट। So whether you are going out with them somewhere, whether you are watching a movie with them in the theater, doing shopping with them once in a while, not always, because it pinches your pocket. So those are the activities. But apart from that, I love to be in the company of nature. So if I can go to some hill station, do some trekking kind of activity, so I feel it refreshes you. You go trekking in the Chikaldara is not far away from here. Dharkora is at the bottom of Chikaldara. If we can visit those places once in a while, and then most importantly, if you are good friends, not many, few, and if you can spend time with them, then I think that is best recreational activity. मुझे उस तरह से वक्त गुजारना काफ़ी अच्छा लगता है। सर कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस थे। जी जी। सर कुछ ओल्ड एक्टर्स हैं, अमिताभ बच्चन या राजेश खन्ना, किसे आप चुनेंगे? अमिताभ बच्चन। ओके। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी? Gautam Adani, because Mukesh Ambani inherited most of the things. So Adani created on his own. ओके। So both चाइनीज? are great businessmen, but गौतम that अडानी, करेक्ट करेक्ट। एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग? Elon Musk, because he believes in innovation, and he imagines something and he creates those things. So that makes him special. Uh, Not that Zuckerberg hasn't imagined or he didn't create anything, but comparatively I chose Elon Musk over Zuckerberg. ओके। इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर? Both cultures have their own pluses and minuses, but I feel being an Indian, obviously I believe Indian culture is the best culture. ओके। क्रिकेट और हॉकी? Cricket, I have played a lot of cricket. ओके। मूवीज़ और रीडिंग बुक्स? Both. Watching a movie is like reading a book basically. You read a novel and it's just a pictorial representation of मूवीज the से same. सर एक प्रश्न है, ऐसी कोई जी। पुरानी फिल्म बताइए जिसका हीरो का किरदार आप निभाना पसंद करेंगे अपने रियल लाइफ में? I would make a pathetic actor, frankly. कुछ ऑप्शंस दूं सर मैं? शोले में से सर मैं जय का किरदार निभाना चाहूँगा, अमिताभ शोले बच्चन में का। जय, अमिताभ बच्चन? जी 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 जी। ओके। और कोई रिसेंट टाइम से कोई मूवी जो आपको क्लिक करी?
काफ़ी रिसेंटली काफ़ी अच्छी मूवीज़ आई है। ऐसे एक नहीं है, काफ़ी है, बट टू पॉइंट आउट वन पर्टिकुलर वुड बी डिफ़िकल्ट। मुझे काफ़ी अच्छी, सारी अच्छी लगी तो डिफ़िकल्ट टू पिन पॉइंट एनी वन। जी। सर, महाराष्ट्रियन फूड और साउथ इंडियन फूड? आई लाइक बोथ, बट महाराष्ट्रियन सूट्स मी वेल। ओके। पूरन पोड़ी और गुलाब जामुन? पूरन पोड़ी। पूरन पोड़ी। ओके सर। और सर, आप मोबाइल यूज़ करना पसंद करेंगे या शांति से सोना पसंद करेंगे? शांति से सोना पसंद करूँगा। जी सर। काफ़ी मज़ेदार सर आपके आंसर थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट थैंक यू। करूंगा कि सचिन राउत सर से अगर उनसे कुछ वार्तालाप करना है, कुछ प्रश्न पूछना है, तो मैं नम्रता मैडम से निवेदन करूंगा कि कुछ प्रश्न वो पूछ सकते हैं। सर अभी सीईटी एमएचसीईटी और कैट मैट में क्या डिफरेंस है सर? देखिए, हर इंस्टीट्यूशन अभी एमएचसीईटी मतलब जो महाराष्ट्र में जो इंस्टीट्यूशंस हैं हाँ। वो आर ऑफरिंग एमबीए कोर्सेज, उनके लिए एमएचसीईटी नॉर्मली गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। कैट इज़ मोस्टली फॉर आईएम्स वगैरह, एंड देर आर अदर इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो जो सीमैट के थ्रू भी एडमिशन्स लेती है। लेकिन सीमैट का स्कोर भी यहाँ के इंस्टीट्यूशंस के लिए अप्लीकेबल होता है। तो अगर आपने सीमैट दी हो तो वो भी वो स्कोर के थ्रू भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सर एमबीए के बाद और स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन से कोर्सेज कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि देर आर डिफरेंट स्पेशलाइज्ड एरियाज, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, एनालिटिक्स हो गया। एमबीए की जब हम बात करते हैं तो इट्स मोस्टली अबाउट स्किल्स, लेकिन उसके अलावा भी डोमेन नॉलेज ऑब्वियसली हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। तो जो भी डोमेन में आप जाना चाहते हो उसके लिए बाकी कोर्सेज अगर आप करते हो, से फॉर एग्जांपल देर आर लिमिटेशंस व्हेन यू आर डूइंग योर स्पेशलाइज इन वन पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, वी हैव देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक करिकुलम, syllabus, etc. But what industry is looking for may be beyond that. So you need to identify those areas which are of importance to the industry, and corresponding to those areas whatever courses are available, you can pursue those courses. सर गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली मेजर और माइनर का भी एक ऑप्शन दिया है एमबीए के लिए। Right. सो सर मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है या जो एक पहले एक ही स्पेशलाइजेशन में एमबीए होता था वो सही इसमें चल रहा है? कि स्टूडेंट दो स्पेशलाइजेशन करते हैं तो वो कंफ्यूज हो रहा है लाइक मी। सो वो एक क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग दैट वी हैव ड्यूअल स्पेशलाइजेशन बिकॉज इट ओपन्स अप डोर्स ऑफ अदर डोमेन ऑल्सो। हाँ, बट सर अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो बोलते दो स्पेशलाइजेशन आपके पास है, तो आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं? कभी कभार एचआर का भी अपॉर्चुनिटी आती है, फिनेंस के भी अपॉर्चुनिटी आती है, तो उसमें मल्टीपल क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, तो फिर उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है? सी, दिस इज़ वेरी सिंपल। मुद्दा क्या होता है, व्हाट द इंटरव्यूअर इज ट्राइंग टू से इज वेदर यू हैव क्लैरिटी। इफ अगर आप एचआर, यू कैन ऑल्सो से यू माइट बी अप्लाइंग फॉर अ फाइनेंस जॉब, बट योर मे बी मेजर इज से एचआर, so you can, what kind of answer you give, you can say ki okay, I am good in both, I would love to be in HR, but given an opportunity I think I can prove myself in finance field also. I have done these things in say finance, so I think I'll be able to handle this domain, both the domains equally well. Sure. सर, एक डिस्कशन हमारे पॉडकास्ट में एक रिक्वेस्ट भी थी, और शायद मैं पूछते पूछते एक क्वेश्चन रह गया था मेरा कि सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की जाए, मतलब क्या बेसिक्स प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि इंटरव्यूज़ अच्छे जाएं? उसमें बेसिक मीन्स इट स्टार्ट्स विद रेज्यूमे, फ्रैंकली रेज्यूमे बिल्डिंग. If you build your resume sincerely, means every thing that you are writing into your resume, you need to have clarity on that thing. अगर आप आपका करियर ऑब्जेक्टिव भी सेट करते हो तो यू शुड नो, इट शुड नॉट बी
something that you copy from somebody else's resume and put it on your resume. So when you write, basically should be clear कि this is what I want in my career. So वहीं से सारी चीज़ें चालू हो जाती है. तो resume, if you, the amount of time that you give on building your resume decides how what you are going to say in your interview, frankly speaking. Normally questions are asked on the basis of that. Apart from that, some amount of smartness or confidence level is checked. तो आई बिलीव कि रेज्यूमे के अगर ऊपर आप अच्छे से ध्यान देते हो तो मोर देन 50% ऑफ द वर्क इज डन. अदर काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी होती है जो काफ़ी मैटर करती है. सो फॉर दैट यू कैन डू सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस, कैन डू मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस. उसके थ्रू आप थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो मेजर होता है वो उसके थ्रू बेसिकली आप कर सकते हो. और तीसरा एस्पेक्ट जो होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है मेरे ख्याल से कि आंसर शुड बी योर्स. मतलब मैं किसी का आंसर कॉपी करके बोल रहा हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए. यू कैन गो थ्रू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन विच माइट बी आस्क्ड. they are there available on the Google also. You can just visit those questions. But while deciding the answer should be yours. You should not try to copy it from somebody else. So जितना आप उसके ऊपर focus करते हो, so it requires amount of efforts from the individual's end also, that he should be genuine. He should not fake his answers and give an impression that okay he is the smartest guy. ऐसा नहीं होना चाहिए. जो भी आंसर है वो sincerely दीजिए and the answer should be yours, not copied from somebody else. तो ये चीज़ें बेसिक है बेसिकली. अब जैसे मैं प्रिपेयर करता था कभी मेरे ज़माने में, तो आई यूज टू गो ऑन अ लॉन्ग वॉक with those questions in my mind कि okay this is the question, if somebody asks me this question, so what could be the answer should be mine. So I used to find answers that way. So I put in efforts from my end also. तो वो भी थोड़ा सा अगर बच्चे कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक उनका और भी जो आंसर अगर आपका खुद का हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डेवलप वैसे भी हो जाता है, राइट. तो आई थिंक दैट इज़ हाउ इट गोज़. रेज्यूमे बिल्डिंग वो अच्छे से होना चाहिए. एवरीथिंग दैट यू पुट इनटू योर रेज्यूमे शुड बी जेन्युइन. It should be your own words. You should stand by each and every word that you put into it. That is the basic. उसके आगे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो होता है वो होना चाहिए आपका थोड़ा सा. अगर वो हो जाता है तो उसके बाद में तो आसान है. बहुत बहुत शुक्रिया सर. आपने ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, एमबीए, कॉरपोरेट सेक्टर से लेके काउंसलिंग हर मामले में की सर हमें, और साथ ही आपके जो पर्सनल चॉइसेस है, हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट है, उसको भी काफ़ी शो किया. न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज़, ट्रेंड्स वगैरह. तो काफ़ी एकेडमिक इंटेलेक्चुअल लेवल पे सर आपने हमें गाइड किया. एप्टेड एजुटेक के विद्यार्थी और हमारे डायरेक्टर, टीचिंग स्टाफ की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. ऐसे ही आपका कॉपरेशन, गाइडेंस, मार्गदर्शन, नॉलेज शेयरिंग आप हमें करते रहेंगे. ये एक उम्मीद, यही एक वादा आपसे चाहता हूँ सर. और निश्चित तौर पे आप हमसे हमेशा के लिए ऐसे जुड़े रहेंगे, हमें गाइड करते रहेंगे. आशावाद व्यक्त करता हूँ सर. आप फिर से एप्टेड एजुटेक अकेडमी में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर. बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे इनवाइट करने के लिए. और थैंक्स फॉर एवरीथिंग. हॉस्पिटलिटी इज़ गुड. द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर दैट यू हैव बिल्ट ओवर हियर इज़ वंडरफुल. मुझे यहाँ पे आने में बड़ी खुशी होती है और मैं ऑब्वियसली जुड़ा रहूँगा एप्टेड से. जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर. थैंक यू सर. स्वागत, सत्कार, सम्मान करें. आइए सर.